हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, उम्मीद होगी आप लोग आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसमें देखिए, टेट का पेपर होने वाला है आपका जुलाई में, ठीक, जिसमें आपका प्रीवियस पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता के ये पेपर है प्राथमिक, यानी कि 1 से 5 तक के 2013 के 2013 का प्रीवियस पेपर है। देखो, इसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले सीडीपी करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हिंदी ईवीएस एक एक को अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हम लोग लेक्चर नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे कि कम टाइम में रिवीजन हो सके। तो चलिए, इधर उधर बातें ना ज्यादा हम लोग करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अपने अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखते चलेंगे। चलिए, हम लोग आज सीडीपी देखेंगे अच्छे तरीके से। सीडीपी को सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छे तरीके से, इसमें एक्सप्लेन भी अच्छे से दिया है। हम लोग अच्छे तरीके से देखते चलेंगे, पूरा आराम से बढ़िया से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है सीडीपी, यानी सीडीपी भाग हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। यानी देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन रहता है, सीडीपी को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग, पहला क्वेश्चन बता रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में किसका है? यह कथन किसका है? यानी कि किसने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रास। इसमें देखिए आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि वुडवर्थ साहब ने इसको कहा था। अब देखिए, एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे और थोड़ा स्पीड में करते हुए चलेंगे, ठीक। अब एक्सप्लेन से क्या फायदा होगा कि आपको अच्छे तरीके से इसका बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन देगा, तो आप एक्सप्लेन से भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक्सप्लेन में क्या दिया, देखिए यहाँ दिया आप अच्छे तरीके से कि संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन, यानी देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको कि संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है। अब देखिए, यहाँ से उत्पत्ति पूछ सकता है, इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। और वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यानी व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आई होप आप लोग ये चीज अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन है जो हमारा है, कह रहे कि शैक्षिक, यानी कि एक दूसरा क्वेश्चन है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? यानी शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? कह रहा है कि छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, और तीसरा हमारा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, और चौथा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसमें देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन आपका डी आपका सही होगा, ठीक। कह रहा है कि मूल्यांकन, यह एक्सप्लेन लिख दिया है कि मूल्यांकन यह निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यानी कितना लिमिट है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। मूल्यांकन यानी जो मूल्यांकन होता है वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र किसी विषय में कमियों तथा उसकी विषय में प्रतिरुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए, हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं, एग्जाम इसलिए होता है कि ताकि हम देख सके कि बच्चा का किस विषय में ज्यादा रुचि है, किसमें इंटरेस्ट ले रहा है, किसमें उसकी कमजोरी है, उसको अच्छे से आकलन मूल्यांकन करके हम पता लगाते, फिर उसके बाद अगर कमी होती है तो उसको रिवीजन कराया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे कि पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपने देश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? तो ऑप्शन है समस्या, दूसरा है जीवन शैली, तीसरा है संप्रत्यय, और चौथा है वास्तविकता। तो इसमें देखिए आपका होगा समस्या, यानी समस्या के प्रति क्या होंगे? दोनों कठोर होंगे। कह रहे कि पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने, यानी लड़के और लड़कियां, समस्याओं के प्रति कठोर होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पूर्वाग्रह का मतलब देखिए, थोड़ा सा हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। इसमें बताया गया कि अब कह दिया जाए कि
लड़के मैथ में तेज होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लेकिन ये सब पहले से जो धारणाएं जो पूर्वाग्रह बनी है उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन नहीं। अगर दोनों को अच्छा माहौल दिया जाएगा तो दोनों अपने आप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये होता है पूर्वाग्रह। ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा किसने दिया था, तो देखिए पूछ दिया ना, तो जी यानी कि पहला है हिलगार्ड द्वारा, दूसरा है स्टार्ट द्वारा, तीसरा है हर्लाक द्वारा और चौथा है जीन पियाजे द्वारा। ये जीन पियाजे ने इसको दिया था। ठीक। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं, इसमें उनके बारे में अच्छे दिया होगा। देखिए जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया। ये देखिए ये तो इंपोर्टेंट है, आपसे टाइप पूछ देगा। संवेगात्मक गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। आई होप आप लोग को समझ। देखिए आप एक्सप्लेन से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, भले इसमें आंसर दिया लेकिन आप उससे अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपका समझ में आएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब 5वां हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, समझते हुए चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। मतलब कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ऑप्शन इसमें नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और चौथा है वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। अब इसमें देखिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन इसमें सही सी होगा। हम लोग देखते हैं इसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कि सी क्यों होगा सही। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार की समायोजित व्यवहार है होता है जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है, तो एडजस्टमेंट अपने आप को कर लेता है। बहुत विनीत होना ये तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नए नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग स्पीड करेंगे क्योंकि हमें समय भी बचाना है और रिवीजन भी करना अच्छे तरीके से। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन ये ऑप्शन देखेंगे, आप लोग एक्सप्लेन अच्छे तरीके देखते रहिएगा। अधिगम क्षमता करे कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करता है। अधिगम क्षमता किसको नहीं प्रभावित करता। अनुवांशिक को, वातावरण को, प्रशिक्षण शिक्षण को, तो राष्ट्रीयता को ये प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए अधिगम के बारे में थोड़ा दिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए अनुवांशिकता भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है, वातावरण होता है, समायोजन की क्षमता होती है। अतः राष्ट्रीय अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक यानी किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। मतलब बच्चों को सिखाते समय पुरस्कार का महत्व नहीं दिया है। कौन है भाई। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और गुथरी। इसमें देखिए गुथरी महोदय, ये मतलब कि ऑप्शन डी सही होगा। गुथरी महोदय ने समीपता का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को पुरस्कार को महत्वपूर्ण कारक माना है। अब चलिए यहाँ से अच्छे तरीके से आप लोग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस तरह के निम्नलिखित में से किस शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ठीक। अनुकरण, अभिप्रेरणा और स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। अब इसे समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो स्कूल का बस्ता जो है इससे नहीं, ऑप्शन ए का सी सही होगा। कह रहे कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने के अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायता की भूमिका निभाते हैं। जैसे बच्चा कोई सीख रहा है उसको नकल करके सीख लेगा, उसको हम अगर पुरस्कार देंगे, चॉकलेट या चाहे कुछ भी का इनाम देंगे तो उसके लालच में पढ़ेगा। अभी प्रेरणा देंगे, ये भूमिका निभाता है। लेकिन जबकि स्कूल का बस्ता जो होता है शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे।
क्वेश्चन कह रहे स्व केंद्रित अवस्था होती है। स्व केंद्रित कौन? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक और 7 से किशोरावस्था और किशोरावस्था तक। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका कौन सही होगा। ऑप्शन इसका आपका सही होगा, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर के ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जो दिया है 3 से 6 वर्ष तक। हम लोग ऑप्शन बी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कह रहे कि जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शिशुअवस्था कहा जाता है। शिशुअवस्था का अंतिम चरण जो होता है 3 से 6 वर्ष, जिससे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाल्यावस्था भी, पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। यानी बच्चा उसमें अपने आप के बारे में सिर्फ सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। 10वां क्वेश्चन है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपनी साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। मतलब बच्चा अपने मम्मी पापा के मतलब कि साये से बाहर निकल के अपने जो सहपाठी होते हैं उनके साथ में जाना पसंद करता है। किस एज में? तो उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, इस एज में वो बच्चा इस तरीके से ग्रुप रहना पसंद करता है। देखिए ऑप्शन सी सही है, उत्तर बाल्यावस्था से। 9 से 12 वर्ष की जब आयु के जब बच्चे होते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं, अपेक्षा अपने माता पिता की, यानी अपने माता पिता से अलग होकर बच्चा उनके साथ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। इसका ऑप्शन होगा आपका ए, यानी किशोरावस्था आपका सही होगा। किशोरावस्था सही होगा। देखिए एक्सप्लेन दिया है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। उसे संतुष्टि का अभाव हो सके। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जब जितने हैं आप ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेन देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से और कंसेप्ट समझ में आएगा, और अपना नोट्स रिवीजन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यासकार प्रशंसा से, परिणाम की अपेक्षा से, तत्परता से। तो देखिए सीखने का जो होता है, अगर जब तक व्यक्ति तत्पर नहीं हुआ उसको हम सिखा नहीं सकते हैं। ठीक, कितना हो अच्छा उसको बढ़िया व्यवस्था देने की, जब तक तो खुद से तत्पर नहीं होगा सीख नहीं पाएगी। जैसे सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित थार्डाइक ने 3 नियम बताया है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये थार्डाइक के द्वारा ये आपसे पूछ भी सकता है कि तो आपको याद होनी चाहिए। तत्परता का नियम का है यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं, और तत्परता से कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। मतलब जब हम कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो उस काम को बहुत जल्दी हम सीख लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई, देखते हैं इसको हम लोग अच्छे तरीके से। अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा, ये सभी। इसमें ऑप्शन आपका होगा, ये ऑप्शन आपका सभी होगा, क्योंकि देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सभी। अनुकरण भी सीख ही सकता है बच्चा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पूर्व अधिगम, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, अनुमानसिकता, वातावरण, प्रशिक्षण और प्रशंसा। ये सब यानी 10 दिया। देखिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्रीवियस कितना इंपॉर्टेंट है अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा देख करके। कह रहे कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम एक जब प्रीवियस ईयर लगाते हैं, अब देखिए अधिगम, आप सीखने का चैप्टर, तो अधिगम से देखिए कितने क्वेश्चन बने। पहले ये आप करिए, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से फिर उस टॉपिक को पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा। कह रहे बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से
किस रूप में उपयोगी माना जाता है। अब देखिए, पहला है बालक के व्यक्तिगता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए हो सकता है कि अब देखिए कौन ऑप्शन सही है, हम लोग अच्छे तरीके देखते हैं। ऑप्शन डी यानी सभी होंगे, यानी 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी होगा। अब एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं क्यों होगा, पूरा अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। प्रेरणा करे कि प्रेरणा जो होता है आवश्यकता जननी होती है, सॉरी आवश्यकता जनित होती है, जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है, मतलब उसको सिखाने के लिए और उत्तेजित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। जैसे प्रशंसा अगर करेंगे तो बच्चा वो सीखेगा, अगर दंड देंगे, दंड भर्त्सना एवं व्यक्ति का आदर आदर आदि अगर हम दंड दें तो उसे डर के भी बच्चा सीखेगा, हो सकता है कि सीखे ना। ठीक। अब 15 क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम यानी सिखाने के दौरान, प्रेरित करने के दौरान आप किस योजना का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया है 4 ऑप्शन। छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा समाप्ति करना, स्थापित करना, उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। अब इसमें किससे में बचना है ये तो है, लेकिन सी ऑप्शन जो है उनकी अधिक प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि अधिक प्रशंसा अगर करेंगे तभी बच्चा क्या करेगा। ऐसे करें कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने में उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें बालक में अहम की भावना का संचार हो सकता है तथा वह अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रयास नहीं करेगा। अतः यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। ज्यादा अगर हम प्रशंसा करते हैं किसी बच्चे की तो बच्चा सोचेगा अरे जब गुरु जी हमारी प्रशंसा करते हैं तो क्या जरूरी है पढ़ने का, तो उसके अंदर अहम की भावना होगा और वो पढ़ेगा नहीं। इसलिए हमें हिसाब से, मतलब कि एक लिमिट भर उसका प्रशंसा करना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है, देखिए थोड़ा समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से कि बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध सहसंबंध पाया गया है। यानी बुद्धि और सृजनात्मकता में किस तरह के सहसंबंध पाया गया है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसमें देखिए आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्यों सही होगा देखिए हम समझते हैं। बुद्धि या सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के साथ जोड़ा, यानी संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा वृद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम लोग। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। कक्षा में अगर जो हमें एक बनाना है अनुशासन, तो हमें सबसे बढ़िया क्या है, अनुशासनहीनता छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों में अभिभावकों को सूचित करना और अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो हमें देखिए पहले ऑप्शन बी इसमें सही है। देखिए एक्सप्लेन में भी दिया है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और एक्सप्लेन दिया है कक्षा में वातावरण यदि शांत हो तथा कक्षा कक्ष में पढ़ाई जाने वाली किसी वस्तु को
डिस्चार्ज हो गया, इसलिए इसको चेंज करें। अब ऑडियो आपको अच्छी से आ रही है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके लिए उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही इसलिए होगा, देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अब देखिए ऑप्शन ए दिया है अच्छे तरीके से, समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा लक्षणों को पहचानने की क्षमता का होना अति अनिवार्य है। अतः उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह में बच्चों को समायोजित की समस्या होती है। औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे और अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, अच्छे तरीके से। आगे हम लोग बढ़े 21 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि स्पीड हमको करना है। कह रहे कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। अगर कोई शिक्षक को लगता है कि हमारा बच्चा पहले अच्छा सीख रहा था, अब धीरे धीरे उसका क्या हो गई, भली प्रकार सीख रहा था लेकिन अब स्थिरता आगे रुक गया है, तो क्या करना चाहिए हमें। इसका देखिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। कह रहे कि सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्सप्लेन दिया आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन करना अच्छा दिया, इसे आप अच्छा खासा क्वेश्चन आपका और भी रिवीजन हो जाएगा, मेन पॉइंट मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उससे क्या करना चाहिए। अगर अपने कक्षा का अगर बच्चा है तो उसको प्रवृत्ति को बदलना है तो क्या करना चाहिए। तो करें कि विद्यार्थी को साथ कड़ाई से पेश आना, ऐसा नहीं हमें करना है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहेंगे, नहीं ऐसा हमें नहीं करना है। हमें शिक्षक होने के नाते हमें सभी बच्चों को एक समान देखना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार, मतलब कि अच्छी बातें उनके अंदर लानी चाहिए। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, यानी उसके ग्रुप वाले जितने बच्चे उनकी प्रवृत्ति को चेंज करना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेन को अच्छे तरीके देखते हुए चलेंगे। एक्सप्लेन को भी कह रहे हैं कि बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है। अतः यदि किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है तो उस बालक के संगत में रहने वाले सभी बच्चों की उसकी प्रवृत्ति समूह रूप क्या करना हो, बदलने का प्रयास करना चाहिए, तथा अन्यथा बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और बच्चा इसके अनुसार हमें उसके ग्रुप को ही अच्छे तरीके, जितने भी समूह में हैं उनके साथी सहपाठी सभी की प्रवृत्ति, सभी की सोच को चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा, नकारात्मक सोच पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन और बचे हम लोग, सुबह जल्दी खत्म करेंगे इसको। चलिए विकास का करें कि विकास 23 नंबर क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन डेश से है। किससे है आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन है, प्रतिक्रिया से, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। चलिए क्योंकि जल्दी जल्दी हमको करना है। पियाजे मुख्यतः देश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसमें देखिए ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, और सामाजिक विकास अगर आएगा तो ले भाई उसके साथ आ जाएंगे, नैतिक विकास में पोहल वर्ग आ जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इनके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे दिया है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है। आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। इसमें देखिए ये आपका ऑप्शन बी होगा, यानी सत्य होगा, ठीक। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं दिया है क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा वो था 60 में था, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया
में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, यानी किस प्रकार का हमें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। करे कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए का है विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु में कठिनाई का स्तर। तो हमें क्या करना है, सहभाग ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए आपका एकदम राइट होगा। अब एक्सप्लेन को थोड़ा सा हम देखते चलेंगे। कह रहे कि सफल शिक्षण प्रक्रिया वह होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होता है और अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस हो जाएगा और छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए पढ़ाते समय हमें थोड़ा सा उनके एक्टिविटी भी कराना चाहिए बच्चों को अच्छे तरीके से, ताकि बच्चे बोर ना हो और अच्छे तरीके से शिक्षण को रुचिकर बनाइए, ताकि बच्चे और आसानी से सीख सकें। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। कौन? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते थे। बाहरी यानी बाहरी वाला, अब प्रेरणा हो गया बाहरी वाला। अगली कक्षा में पदोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ये बाहरी वाले भी हो गया। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये कह रहे कि किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, अतः सर्वोच्च अंक पाने वाले प्रशंसा आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये सब बाहरी वाले थे। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इधर एक के बाद 2 क्वेश्चन है। बच्चों में सामाजिक विकास देश के विशेष महत्व होता है। खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम। तो खेल के माध्यम से बच्चों के सामाजिक विकास देश में, यानी कि खेल यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस परीक्षण हेतु किया जाता है। अब देखिए, ये जो भाटिया वाला है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति और सृजनात्मकता। इसमें ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो, बुद्धि परीक्षण के लिए उन्होंने किया था। ठीक, उन्होंने बुद्धि परीक्षण के लिए किया था। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें दिया है भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1955 में किया था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके कंसेप्ट समझ में आ सकता है, पूछ सकता है कि मतलब इनका कब उन्होंने निर्माण किया था, सन पूछ देगा तो आपको आना चाहिए। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण, क्रिया परीक्षण या समूह भी कहा जाता है। यानी कि भाटिया बैटरी परीक्षण को इन नामों से भी जाना जाता है, बैटरी बुद्धि परीक्षण, परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह कहा भी जाता, इनके और नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए कोहल वर्ग से दिया है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक, ये नैतिक से है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। लॉरेंस कोहल वर्ग। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन अच्छे से दिया है, थोड़ा समझते चलेंगे। लॉरेंस कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया था। जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया गया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांतों के 3 प्रमुख स्तर माना है। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर और परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये था आप लोग के 30 क्वेश्चन सीडीपी के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसको। ठीक, इस तरीके से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर अच्छे तरीके से, अगर जो आपको नॉलेज बढ़िया चाहिए, तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपको अच्छे तरीके से ये आइडिया होगा कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बने। ठीक,
तो हमें किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें प्रीवियस बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस से आपको अच्छे तरीके से देखिए, कितना अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ये था 2013 के, सन 2013, ये 27 जून 2013 में हुआ था पेपर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब कक्षा 1 से 5 तक देखिए, सीडीपी जो होता है इस कॉमन होता है, दोनों पेपर प्राइमरी जूनियर दोनों में सेम आता है, थोड़ा सा इधर उधर चेंज होगा, बाकी तो टॉपिक वही रहता है। तो ये नहीं कि अब कोई भी इसको देख सकता है, जो प्राइमरी जूनियर दोनों वाले देख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो कमेंट करें आप लोग कि कैसा लगा। ठीक, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस रहा तो हम और ज्यादा और लंबा वीडियो लाएंगे और ईबीएस भी कराने की कोशिश करेंगे, हिंदी भी अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें, अगर जो भी कोई त्रुटियां हो रही तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग शुरुआती दौर पे थोड़ा सा तनी कुछ हो इधर उधर हो भी सकता है। तो अगर कोई गलती होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोशिश हम करेंगे। इसमें देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ हम डायरेक्ट आंसर, तो आंसर के साथ एक्सप्लेन में आपको दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से, कम समय है इसलिए हम लोग ज्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और ऑप्शन भी दिया, आंसर भी दिया है, तो आंसर पे टिक करते चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि इससे होगा हमारा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और समय भी हमारा बच जाएगा। ठीक, और भी हमें आगे देखना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।